नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयाग एकेडमी के YouTube चैनल में। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई आपका बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि हम MP टेट के लिए, स्पेशल MP टेट के लिए EVS यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जिसका ये फर्स्ट चैप्टर रहेगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने संपूर्ण सिलेबस का एनालिसिस किया हुआ है, कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनाया जाता है। तो दोस्तों, देखते हैं बिना देर किए हुए ये आज का EVS का पहला चैप्टर। उम्मीद करते हैं सबको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, चूंकि हम इसमें ले कर चल रहे हैं सबसे आसान भाषा जो आपके मस्तिष्क पटल पर छप जाए। एक चीज़ और दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आप इसको नोट कर लीजिएगा और अपने नोट्स को मेंटेन करके रखिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आपका नोट्स बनेगा और मैं यकीन दिलाता हूं कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे या उससे पहले जब प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि आपका जितना भी समझ है, जितना भी आपने यहाँ से पढ़ा हुआ है वो आपका कैसे हेल्प करता है, वहाँ से कैसे आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक रहेगा परिवार एवं समाज, जो MP टेट सिलेबस में या MP टेट के EVS सिलेबस में पहला चैप्टर दिया हुआ है वही परिवार एवं समाज है। हमने उसी को पहले उठाया हुआ है। तो दोस्तों देखिए कि जो परिवार है, जहां हम और आप लोग रहते हैं, जहां सभी लोग है ना आपस में एक साथ रहते, या एक घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं जिनमें रक्त संबंध पाया जाता है, जो एक दूसरे से रिलेटेड है, वो परिवार ही बनाते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक देखेंगे कि इंग्लिश भाषा का एक शब्द है फैमिली, और आप लोग जानते हैं कि फैमिली का मतलब होता है परिवार। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि फैमिली शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो दोस्तों एक लैटिन भाषा का शब्द है फैबुलस, जिसका अर्थ होता है नौकर। तो दोस्तों फेबुलस से हमारा शब्द निकल के आया फैमिली, और फैमिली से बना परिवार। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आता है कि फेबुलस कौन सी भाषा का शब्द है, तो आप लगाएंगे लैटिन भाषा का शब्द। इसके बाद आप देखेंगे कि पहली हेडिंग डली हुई है हमारा परिवार। दोस्तों परिवार असलियत में है क्या, ये कहें कि एक संगठन में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके बीच रक्त का संबंध होता है, ऐसे लोग बनाते हैं फैमिली। यानी कि रक्त संबंध से बंधे हुए प्रत्येक व्यक्ति एक परिवार का निर्माण करते हैं, या कहते हैं वंशानुगत संबंध से, है ना, वंशानुगत संबंध से जितने भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं वो एक परिवार का निर्माण करेंगे। वो एक अलग बात है कि बाद में परिवार को डिवाइड कर दिया गया कई भागों में, एकल परिवार हो गया जिसमें पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे होंगे। इसके बाद आ जाएगा संयुक्त परिवार, जिसमें दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, भैया भाभी आदि सब जिस परिवार में निवास करेंगे उसको संयुक्त परिवार की उपमा दे दी जाएगी। दोस्तों हमारे भारतीय समाज की खासियत रही है कि यह संयुक्त परिवार की धारणा लेकर चलता रहा है। तो देखेंगे कि आज भी गांव में संयुक्त परिवार की धारणा प्रचलित है, एवं जब शहरों की ओर हम पलायन करेंगे तो वहां पर ज्यादातर देखा जाएगा कि एकल परिवार देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों संयुक्त परिवार की यदि बात करें तो जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी, बहुत सारे लोग होंगे, तो संयुक्त परिवार की कुछ खासियत भी है, लेकिन संयुक्त परिवार की क्या है, कुछ कमियां भी हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसी कारण से लड़ाई झगड़ा, है ना, बुराई, एक दूसरे का बुराई, है ना, इसके बाद एक दूसरे से चिड़न, ये सब चीजें संयुक्त परिवार को विखंडित करती हैं। और संयुक्त परिवार में ही जब विखंडन होता है तो वही रूप ले लेता है किसका, एकल परिवार का। या दोस्तों कह दें कि संयुक्त परिवार में माता पिता के अलावा उनके विवाहित बच्चे, है ना, होंगे, लेकिन जब विवाहित बच्चे अपना अलग घर बना लेते हैं या अलग हो जाते हैं तो वो कहलाएगा एकल परिवार। तो दोस्तों इसमें आगे देखेंगे कि रक्त संबंध से बंधे व्यक्ति क्या बनाते हैं, परिवार का निर्माण करते हैं, या दोस्तों वंशानुगत संबंध से बंधे जो व्यक्ति हैं वो एक परिवार का निर्माण
करते हैं, है ना। चूंकि रक्त संबंध से बंधे जो व्यक्ति जब बहुत विस्तृत हो जाते हैं तो हमारा कुटुंब कहलाता है, या उसी को बोल देते हैं भैचार, देहाती भाषा में भैचार बोल देते हैं। और उसी परिवार में रहने वाले लोग जब आपस में संबंध बनाते हैं तो वो कहलाता है भाईचारा। तो दोस्तों अगले यदि पॉइंट की बात करें या परिवार की विशेषता के बारे में बात करें तो परिवार हमारी सभ्यता की प्राचीनतम आधारभूत इकाई है ना। क्योंकि दोस्तों आप पिछले समय में जाइए, देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पहले ही ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता, उसके पहले जाएंगे तो हमारा पाषाणकालीन सभ्यता, उसमें भी आप देखेंगे कि मनुष्य जो है वो एक कॉलोनी या बस्ती बनाकर रहता था जिसमें उसके परिवार के लोग निवास करते थे। तो दोस्तों परिवार जो है प्राचीनतम आधारभूत इकाई है किसकी? हमारे मानव सभ्यता की। तो क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट पूछा जाता है कि मानव सभ्यता की प्राचीन या मूलभूत इकाई कौन सी है, तो आप सीधे तौर पर लगाएंगे परिवार है। दोस्तों परिवार की ओर बात करें तो परिवार हमेशा से सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सामाजिक इकाई के रूप में काम कर रहा है या संगठन की इकाई के रूप में काम कर रहा है। देखेंगे कि कोई सामाजिक कार्यक्रम है उसमें प्रत्येक परिवार के व्यक्ति बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, या कहें कि कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो सबसे उगाही की जाती है। एक कॉलोनी में रहने वाले संपूर्ण लोग या संपूर्ण परिवार से उगाही की जाती है। अर्थात ये कह दें कि परिवार जो है सामाजिक इकाई के रूप में काम करता है और इकाई के रूप में काम करते हुए वो सामाजिक और सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और अपनी भागीदारी दिखाता है। तो परिवार का समाज में एक अहम रोल है और परिवार ही क्या है? आधारभूत संरचना बनाता है समाज का। दोस्तों समाज की बात करें तो दोस्तों कई परिवार जहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और एक स्थायी रूप में निवास करने लगते हैं और वहां का वातावरण, वहां की संस्कृति, वहां की धार्मिकता, वहां का समाजीकरण जब आत्मसात कर लेते हैं तो वही हमारा कहलाता है समाज। और दोस्तों समाज का आधारभूत इकाई कौन है? परिवार है। और परिवार रक्त संबंधों से बंधे लोगों ने बनाया है, या रक्त संबंध से बंधे लोगों के समूह को परिवार कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद यदि आगे बात करें तो सामाजिक एकता के लिए परिवार हमारा महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसे कि कोई एक समाज है या कोई एक गांव है या कोई कस्बा है, उसमें से प्रत्येक परिवार के लोग आपस में जुड़े हुए हैं और आपस में बातें करते हैं, आपस में संगोष्ठी बनाते हैं, आपस में एकता प्रदर्शित करते हैं। किसी भी काम को करने के लिए एकता अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों समाज में एकता बनाए रखने के लिए परिवार की एक अहम भूमिका होती है, आप ये याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों यदि बात करें परिवार की तो परिवार संतान उत्पत्ति, समाजीकरण एवं भावनात्मक संतोष की एक व्यवस्था है। आप देखेंगे कि एक परिवार के लोग आपस में भावनात्मक तरीके से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम की स्थिति बनाए रखते हैं। ये मेरा भैया है, ये मेरी बहन है, ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरा छोटा भाई है। तो दोस्तों ऐसे परिवार को ही आधार बनाते हुए हमारे जब समाज में सौहार्दता की भावना आ जाती है, हमारे समाज में प्रेम की भावना आ जाती है, तो ऐसा समाज प्रेम से परिपूर्ण होता है और ऐसा समाज में शांति स्थापित होती है। इसलिए दोस्तों जो हमारा परिवार है वो सामाजिक एकता को तो प्रदर्शित करता ही है, समाजीकरण को भी प्रदर्शित करता है एवं भावनात्मक रूप से इसके लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दोस्तों परिवार का एक और मूल कर्तव्य होता है कि वो संतान उत्पत्ति को बढ़ावा दे, यानी कि शादी विवाह की इसमें अनिवार्यता होती है। और परिवार को आगे पीढ़ी बढ़ाने के लिए या परिवार की आगे पीढ़ी बढ़ाने के लिए यहाँ पर संतान उत्पत्ति एवं विवाह की अनिवार्यता हो जाती है। तो दोस्तों प्रत्येक परिवार के सदस्य चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसके विवाह की अनिवार्यता जरूर होती है, क्योंकि वंशावली आगे बढ़ाने के लिए वैवाहिक जीवन जरूरी है और संतान उत्पत्ति जरूरी है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों यदि परिवार के प्रकार की चर्चा करें तो मुख्य रूप से परिवार को दो भागों में बांटा जाएगा। एक होगा हमारा एकल परिवार और दूसरा होगा संयुक्त परिवार। यदि पेपर में आपसे पूछा जाता है
पूछा भी जाता है, कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है कि परिवार के कितने प्रकार हैं, तो आप सीधे तौर पर लगाइएगा कि परिवार को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो पहला है एकल परिवार और दूसरा होगा संयुक्त परिवार। दोस्तों, एकल परिवार और संयुक्त परिवार पर यदि चर्चा करें तो देखेंगे कि एकल परिवार जो है पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं, यानी कि कह दें कि उसके माता पिता और उसके बच्चे जिनका विवाह नहीं हुआ है वो एकल परिवार के अंतर्गत रखे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर उसके माता पिता और उनके विवाहित बच्चे आएंगे वहां पर संयुक्त परिवार आ जाएगा। तो थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि यदि आता है कि एकल परिवार क्या होता है तो आप देखेंगे कि जहां पर पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे होंगे वहीं एकल परिवार हो जाएगा। लेकिन जहां पर विवाहित बच्चे ऐड हो जाए वहां पर आप लगाइएगा संयुक्त परिवार। दोस्तों, यदि हम और बात करें तो क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या पति पत्नी एक परिवार का निर्माण करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यदि सिर्फ पति पत्नी आए तो पति पत्नी परिवार का निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि एक दाम्पत्य का निर्माण करते हैं, एक जुगल का निर्माण करते हैं, जुगल और दाम्पत्य का निर्माण करते हैं। ये एक परिवार नहीं बोला जा सकता, एक परिवार नहीं कहा जा सकता। तो आप एग्जाम की दृष्टि से इसको ध्यान रखिएगा कि यदि पति पत्नी है तो वो दाम्पत्य होंगे या जुगल होंगे, यदि पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे हैं तो वो एकल परिवार कहलाएगा, और जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, माता पिता, बच्चे, उनके विवाहित बच्चे, उनके नाती पोता आदि जिस परिवार में आते हैं दोस्तों वो कहलाएगा संयुक्त परिवार। दोस्तों, एकल परिवार से और बात करें तो आप देखेंगे कई बार जैसे सीटेट में पूछा गया कि केंद्रीय परिवार क्या होता है, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एकल परिवार को केंद्रीय परिवार भी कहा जाता है, एकल परिवार को नाभिक परिवार भी कहा जाता है। दोस्तों, एकल परिवार को मूल परिवार भी कहा जाता है और एकल परिवार को दाम्पत्य मूलक परिवार भी कहा जाता है। ये 4 फैक्ट आप याद रखिएगा कि एकल परिवार का अन्य नाम केंद्रीय परिवार है, नाभिक परिवार है, मूल परिवार है एवं दाम्पत्य मूलक परिवार है। ये सब एकल परिवार के हिस्सा है। दोस्तों, संयुक्त परिवार आपको बता ही चुके हैं कि एक लंबा चौड़ा जब विस्तृत परिवार हो जाता है जिनमें व्यक्तियों के बीच रक्त का संबंध होता है वो कहलाता है संयुक्त परिवार, या कहते हैं 2 पीढ़ी या 3 पीढ़ी से अधिक लोग जिस परिवार में निवास करते हैं उस परिवार को लोग को कहा जाता है ना, उस परिवार को कहा जाता है दोस्तों संयुक्त परिवार। दोस्तों, हम यहां से थोड़ा सा और बात करना चाहेंगे कि संयुक्त परिवार जो है एक आधारभूत परिवार है जो हमारे प्राचीन काल से चला आ रहा है। लेकिन आप वर्तमान में देखेंगे कि वर्तमान का जो युग है, महंगाई के ज़माने में या लड़ाई झगड़े के डर से एकल परिवार को महत्व दिया जा रहा है, एकल परिवार को बढ़ावा मिल रहा है। इसलिए वर्तमान की बात करें तो खासकर शहरों में एकल परिवार निवास करते हैं या एकल परिवार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अपने गांव क्षेत्रों में भी या गांव देहातों में भी आज की डेट में एकल परिवार का प्रचलन बढ़ रहा है। भाई भाई से अलग हो रहा है, माता पिता से बच्चे अलग हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को दोस्तों ध्यान में रखते हुए आप देखिएगा, हम आपको बताएंगे कि 2007 में एक कानून बनाया गया था जो वृद्धों को या वृद्धजनों को या माता पिता को संरक्षण प्रदान करता है कि बिना अनुमति के या उनका आप संपत्ति लेकर यदि अलग हो जाते हैं तो उनकी देखरेख कौन करेगा। तो उनकी देखरेख के लिए, उनके संरक्षण के लिए सरकार ने 2007 में एक कानून बनाया हुआ था। इसके बाद जस्ट चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, फिलहाल देखेंगे कि एकल परिवार का प्रचलन खासकर शहरों में है और संयुक्त परिवार का प्रचलन ग्रामीण इलाके में है। लेकिन भारत का जो एक पारिवारिक ढांचा है वो संयुक्त परिवार का ढांचा है। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कैसे परिवार निवास करते हैं तो आप लगाएंगे भारत में संयुक्त परिवार निवास करते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि गांव में कौन से परिवार निवास करते हैं तो आप लगाएंगे संयुक्त परिवार, और शहरों में कौन से परिवार का प्रचलन है तो आप लगाएंगे एकल परिवार।
दोस्तों इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और अच्छे तरीके से आप नोट करते जाइएगा। इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट की और बात करें, इन दोनों परिवारों में, एकल परिवार और संयुक्त परिवार में, एक क्वेश्चन निकल के आता है कि इन दोनों में अच्छा परिवार कौन सा माना जाता है या आदर्श परिवार कौन सा माना जाता है। तो दोस्तों आप लगाएंगे कि एकल परिवार को आदर्श परिवार की उपमा दी गई है, क्योंकि एकल परिवार के लोग ज्यादा खुशहाल देखे गए हैं, सुखी और समृद्ध देखे गए हैं। तो दोस्तों यहां से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, इसको आप याद रखना। दोस्तों एकल और संयुक्त परिवार के बाद कुछ अन्य परिवार भी हमारे समाज में प्रचलित हैं, हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे कि एक विस्तृत परिवार है जिसमें 2-3 पीढ़ियों एवं रिश्तेदारों को मिलाकर, सगे संबंधियों को मिलाकर जो परिवार बनता है उसको कह देते हैं विस्तृत परिवार। दोस्तों देखेंगे कि हमारे समाज में शादी ब्याह के टाइम पे या किसी फंक्शन के टाइम पे आप इस परिवार को देख सकते हैं, जहां पर हमारे सभी रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ रह भी जाते हैं, 10 दिन रुक के 15 दिन रुक के जाते हैं। तब आप उधर का माहौल देखिएगा कि विस्तृत परिवार क्या होता है, उसमें उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, है ना, उसकी क्या अच्छाइयाँ होती हैं। देखेंगे कहीं लड़ाई हो रहा है, कोई बतबड़ हो रहा है, किसी का सम्मान नहीं हुआ, किसी का असम्मान हो गया, कोई शिकायत करेगा मेरी बेइज्जती हो गई, कोई कहेगा मुझे रसगुल्ला नहीं मिला, कोई कहेगा जलेबी नहीं मिली। मकसद ये है कि आपको विस्तृत परिवार समझ में आए, जहां पर हमारे सगे संबंधी और हमारे रक्त संबंधी रहते हैं, इन सबको मिलाकर जो परिवार बनता है उसको कह देते हैं दोस्तों विस्तृत परिवार। इसके आगे यदि बात करें तो अन्य भी परिवार हैं, और वो है पितृस्थापनात्मक परिवार और मातृ स्थानात्मक परिवार। सबसे पहले दोस्तों इसमें देखेंगे पितृस्थानात्मक परिवार, ऐसे परिवार जहां पर सभी लोग पिता के घरों में निवास करते हैं, यानी कि पिता की संपत्ति पर पलते हैं या पिता की संपत्ति पर रहते हैं, निवास करते हैं, ऐसे परिवार को पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। दोस्तों पूरे भारत में पितृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है, सिर्फ जनजातीय एरिया को छोड़ करके, क्योंकि जनजातीय एरिया में मात्र स्थानात्मक परिवार पाए जाते हैं। तो अभी उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे समाज में पितृस्थानात्मक परिवार देखे जाते हैं। दोस्तों इसके बात करें मातृस्थानात्मक परिवार, यानी कि ऐसा परिवार जहां पर लोग माता के घर में निवास करते हैं, वो होगा मातृस्थानात्मक परिवार। जैसे कि कोई व्यक्ति घर जमाई बन के रहता है, तो देखेंगे कि उसके पत्नी की मम्मी के इधर पे वो घर जमाई बनकर रहेगा और उन्हीं की परिसंपत्ति पर निवास करेगा, तो ऐसा परिवार कहलाएगा मातृस्थानात्मक परिवार, यानी कि हमारे ननिहाल वाला परिवार। तो जब हम माता के परिवार में निवास करेंगे, साथ में उनके निवास करेंगे, तो वो कहलाएगा मातृस्थानात्मक परिवार। इसके बाद दोस्तों बात करें तो एक लिंटन जो कहते हैं समाज शास्त्री हैं, उनने अन्य परिवारों की भी विवेचना की हुई है, जिसमें से एक होगा वैवाहिक परिवार और दूसरा होगा संरक्त परिवार। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ऐसा परिवार जो विवाह के संबंध से बना हुआ है, जैसे कि किसी व्यक्ति का भी विवाह हुआ है तो उसके ससुराल पक्ष के जितने भी लोग हैं अब उसके परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, और जब इन सब लोगों को मिला दिया जाएगा तो दोस्तों बन जाएगा वैवाहिक परिवार। यानी कि ऐसा परिवार जो विवाह है ना, जो विवाह संबंध से स्थापित हुआ है, वो परिवार कहलाएगा वैवाहिक परिवार। इसके बाद दोस्तों देखेंगे कि संरक्त परिवार, इसी को बोल देते हैं अभिविन्यास परिवार। तो दोस्तों जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उस पे आया हुआ था कि अभिविन्यास परिवार के लक्षण क्या हैं। तो दोस्तों संरक्त परिवार को ही बोल दिया जाता है अभिविन्यास परिवार। संरक्त परिवार ऐसा परिवार होता है जहां पर एक ही रक्त समूह के व्यक्ति, यानी कि एक ही रक्त से संबंधित व्यक्ति जिस परिवार में निवास करते हैं उसको संरक्त परिवार कह दिया जाता है। जैसे कि हमारा कुटुंब, यानी कि हमारा बहुत बड़ा एक परिवार होगा, तो जो व्यक्ति रक्त संबंधी होते हैं वो संरक्त परिवार के अंतर्गत लाए जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अभिविन्यास परिवार को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किसने इनका बंटवारा किया है? तो वो किया है समाजशास्त्री लिंटन ने। दोस्तों इसके बाद बात करें बालक का संबंध जो परिवार से है या बालक के ऊपर परिवार का क्या प्रभाव पड़ता है, परिवार का क्या छाप पड़ती है, इन सब चीजों पर यदि चर्चा करें तो देखेंगे
कि बालक का संबंध सीधे तौर पर परिवार से होता है, क्योंकि परिवार ही बालक को शिक्षा दीक्षा देता है। बालक परिवार में ही रहकर अच्छे आचरण ग्रहण करता है, बालक परिवार में ही रहकर अपने गुणों को विकसित करता है, और बालक परिवार में ही रहकर अपनी भाषा का विकास करता है, बालक परिवार में ही रहकर समाजीकरण की प्रक्रिया सीखता है। अर्थात ये कह दें कि परिवार, समाज बालक को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों पहला पॉइंट यही आप लिखिएगा कि परिवार बालक को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करता है, या दूसरा क्वेश्चन यदि कभी बने तो समाज भी बालक को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करता है। दोस्तों इसके बाद देखें तो पेस्टोलॉजी नामक एक समाजशास्त्री हैं जिनने कहा है कि बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कई बार आ जाता है क्वेश्चन यहाँ से कि बालक की प्रथम पाठशाला किसको कहा जाता है, तो परिवार को कहा जाता है। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होती है, ऐसा किसने कहा है, तो आप रखिएगा पेस्टोलॉजी को। इसके बाद यहाँ पर पाठशाला है तो स्कूल भी कई बार आ चुका है पेपर में या एग्जाम में। तो बालक का प्रथम स्कूल कौन सा है, तो दोस्तों लगाइएगा कि बालक का प्रथम स्कूल परिवार ही होता है। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो देखेंगे कि सबसे ज्यादा बालक सबसे पहले माता के पास ही अपना समय गुजारता है। तो दोस्तों उनकी बातों को, माता की बातों को, माता के शब्दों को, माता के क्रियाकलाप को बालक क्या करता है, कॉपी करता है। इसलिए कहा जाता है कि माता बालक की पहली गुरु होती है या प्रारंभिक गुरु होती है। इसलिए देखिए कि बालक की प्रथम गुरु या आदर्श अध्यापिका माता को कहा जाता है। अतः बालक को घर में ही शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा देनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनाया जाता है कि बालक का प्रथम गुरु किसको कहा जाता है, तो आप लगाएंगे माता को। बालक का आदर्श अध्यापिका किसको कहा जाता है, तो आप लगाएंगे माता को। बालक को शुरुआती शिक्षा कहां पर देनी चाहिए, तो माता के सानिध्य में देनी चाहिए, यानी कि बालक को घर पर ही शिक्षा, शुरुआती शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यहां से दोस्तों क्वेश्चन आ चुके हैं और आने की संभावना भी रहती है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो बालक के व्यक्तित्व की नींव परिवार से आती है। बालक के व्यक्तित्व की नींव परिवार से आती है। आप देखेंगे दोस्तों कि यदि परिवार में हमेशा कलह बना रहता है, लड़ाई झगड़ा बना रहता है, लड़ाई झगड़ा होता है, शोर शराबा होता है, तो बालक के बुद्धि पर, बालक के व्यक्तित्व पर उसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। बालक एक लड़ाई झगड़े वाला काम करेगा, बालक के अंदर मस्तिष्क में लड़ाई झगड़े की छाप बनी होगी और वो हमेशा चिड़चिड़े स्वभाव का बन जाएगा, चिड़चिड़े स्वभाव का रहेगा। और यदि बालक को अच्छी शिक्षा दीक्षा दी जाती है, प्रेरणादायक कहानियां सुनाई जाती हैं, है ना, या अच्छे प्रकार से उसका लालन पालन किया जाता है, तो वही बालक प्रतिभावान बन के आता है, प्रतिभावान उभर कर आता है, उसकी बुद्धि अच्छे तरीके से काम करती है ना, उसकी बुद्धि अच्छे तरीके से काम करती है। तो दोस्तों बालक का जो व्यक्तित्व है वो कहाँ से सुधरता है, वो परिवार से ही सुधरता है। तो इसलिए कह दिया गया कि बालक के व्यक्तित्व की नींव परिवार से ही पड़ती है। इसके बाद यदि बात करें दोस्तों परिवार की विशेषताओं की, परिवार के विशेषताओं की, तो आप देखेंगे हमारा जो समाज है, भारतीय समाज है दोस्तों, पितृसत्तात्मक है, पितृसत्तात्मक है, सत्तात्मक है। आप प्राचीन काल में जब जाएंगे उठा के देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता को, तो दोस्तों उसमें मिलता है मात्र सत्तात्मक परिवार, यानी माता को अहम भूमिका दी जाती थी। आज हमारा समाज पितृसत्तात्मक है, यानी कि महिलाओं की दशा देखने लायक होती है यहाँ पर, है ना। पुरुष वर्ग महिलाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, या ये कह दें कि धीरे धीरे करके महिलाएं पुरुषों के अधीन होती जाती हैं। ऐसा समाज कहलाता है पितृसत्तात्मक समाज। लेकिन वर्तमान की पीढ़ी जागरूक हो रही है, महिलाएं भी हर चीज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, खेलकूद में हो या शिक्षा के मामले में हो, ये नौकरी के मामले में हो, है ना, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। सरकार भी इस मामले में काम कर रही है, हमारा समाज भी जागरूक हो रहा है और महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। फिर भी दोस्तों सीधे तौर पर देखें कि आज भी हमारा समाज पितृसत्तात्मक बना हुआ है। इसलिए देखेंगे कि परिवार की विशेषताओं में कि परिवार का मुखिया
परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, परिवार का मुखिया परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, आदर्श व्यक्ति होता है, उसी की चलती है, अन्य व्यक्ति की नहीं चलती। यानी कि बब्बा जी ने जो कह दिया वही सत्य है, बाकी सब क्या है, असत्य है। उनके सामने किसी की नहीं चलती। यदि कोई चलाने का कोशिश करेगा तो फिर गालियां खाइए, डंडे खाइए और उनका गुस्सा झेलिए। दोस्तों इसके बाद आगे बात करें इसकी विशेषताओं में, है ना, तो आदर्श परिवार की बात कर चुके थे कि एकल परिवार को ही आदर्श परिवार कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों परिवार की विशेषताओं पर चर्चा करें तो इसका अगला पॉइंट होगा कि परिवार सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई है। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। यदि आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं या बाहरी आक्रांता आपको परेशान करता है, यदि आप अकेले हैं तो मिलजुल कर सारे लोग परेशान कर सकते हैं, लेकिन यदि आप एक परिवार में हैं, परिवार संगठित है, तो किसी का हिम्मत आज भी नहीं पड़ता कि आपकी तरफ आंख उठाकर देख सके। तो परिवार में एक सुरक्षा की भावना निहित होती है और सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई परिवार को ही कहा गया है। तो दोस्तों इसके बाद आगे बात करें तो अगला पॉइंट इसमें देखेंगे कि भारतीय समाज संयुक्त परिवार से बना होता है। तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि भारतीय समाज में कैसे परिवारों का प्रचलन है। तो संयुक्त परिवारों का प्रचलन है। हमारा जो भारत है वो संयुक्त परिवारों से अधिकतर बना हुआ है। खासकर गांव देहातों में संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं, लेकिन एकल परिवार का उदाहरण अपन को शहरों में अधिकतर देखने को मिलता है। लेकिन गांव में भी अब क्या है, एकल परिवार का प्रचलन चालू हो गया है। बहुत सारे गांव में ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। हमारे आस पड़ोस में ही देखेंगे कि मम्मी पापा से पटती नहीं है उनकी और वो तुरंत अलग हो गया अपनी पत्नी के साथ, तो वो अपना दाम्पत्य जीवन गुजारते हैं मम्मी पापा से अलग हो करके। दोस्तों इसके बाद अगले पॉइंट की यदि बात करें तो देखेंगे कि आधुनिकता में एकल परिवार का प्रचलन बढ़ा हुआ है। बता भी चुके हैं कि शहरों में एकल परिवार निवास करता है और गांव में संयुक्त परिवार का प्रचलन है। तो दोस्तों यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये किसने कहा है कि भारतीय समाज संयुक्त परिवार से बना हुआ है? ये कहा है हमारे MS कपाड़िया ने। आप इनको ध्यान दीजिएगा, समाजशास्त्री है। तो MS कपाड़िया ने कह दिया कि जो भारतीय समाज है, जो भारत का प्राचीन समाज है, वो संयुक्त परिवार को बढ़ावा देता है, संयुक्त परिवार को सपोर्ट करता है। आप उनके थोड़ा सा MS कपाड़िया को ध्यान रखिएगा। इसके बाद अन्य इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें तो दोस्तों विवाह की अनिवार्यता जो है परिवार में हो जाती है। विवाह की अनिवार्यता यानी कि परिवार के प्रत्येक पुरुष या महिला की शादी होना अनिवार्य हो जाता है। ये परिवार का दायित्व होता है। आप देखेंगे कि यदि आपका शादी होने वाला है या आपके शादी होना है तो उसमें परिवार के यदि आप अंदर हैं तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके लिए लड़की दादा देखेंगे, चाचा देखेंगे, भैया देखेंगे, या आप लड़की हैं तो आपके लिए लड़का दादा, चाचा, ताऊ आदि देखेंगे और उनको सुनिश्चित करेंगे कि आपके योग्य है या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों परिवार में विवाह की अनिवार्यता हो जाती है। इसके बाद और बात करें तो देखेंगे कि सामाजिक संस्था भी है, इस पर चर्चा हम कर चुके हैं। इसके बाद कुछ दायित्व होते हैं परिवार के, या परिवार के कुछ दायित्व होते हैं, परिवार के कुछ काम होते हैं, कार्य होते हैं। दोस्तों समाजशास्त्री मैकाइवर ने परिवार के कार्यों को दो भागों में विभक्त किया है और वो दो भाग ऐसे हैं कि पहला आवश्यक कार्य और दूसरा अनावश्यक कार्य। यानी कि परिवार के कौन से कार्य आवश्यक हैं और कौन से कार्य अनावश्यक हैं, इसका वर्णन किसने किया है? मैकाइवर ने किया है। दोस्तों परिवार के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी होती है कि वो अन्य प्रत्येक सदस्यों का क्या करे, ख्याल रखे, उनके सुख दुख में भागीदार बने, है ना, उनके खान पान में शामिल हो, उनके सांस्कृतिक काम काजों में शामिल हो और एक संगठित होकर रहें। ये उनके दायित्व होते हैं, ये उनके कार्य होते हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य का दायित्व होता है कि वो कहीं ना कहीं से कमाई करे या पैसा का अर्जन करे जिससे वो अपने परिवार को सुखी और समृद्ध बना सके। इसके बाद दोस्तों परिवार के प्रत्येक सदस्य का काम होगा अपने परिवार की केयर करे, अपने परिवार का देखरेख करे, अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा करे, अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान करे, अपने परिवार के खान पान पर ध्यान दे, अपने परिवार के रहन सहन पर ध्यान दे। ये सब चीजें जो आती हैं वो आती हैं आवश्यक कार्यों में। और दोस्तों यदि अनावश्यक कार्यों की बात करें तो अनावश्यक कार्यों में ऐसे कार्य आते हैं जिनको पूरा करना या तो संभव नहीं होता या पूरा करना नहीं चाहते। जैसे कि देखेंगे
कि एक व्यक्ति की कमाई 10,000 रुपए है ना, 10,000 रुपए है, तो जब वो परिवार में जाता है तो या तो सबके लिए कपड़े लेकर जाए, तो इसका मतलब उसके 10,000 पूरे के पूरे चले गए। तो ये दोस्तों अनावश्यक कार्य होंगे, यानी कि वो देखेगा कि परिवार के किस सदस्य के पास कपड़े नहीं है, उसको वो कपड़े दिला देगा। और यदि वो इस चक्कर में पड़ा कि सभी को कपड़े ले जाए, तो देखेंगे कि उसका पूरा सैलरी ही पता चला कपड़ों में चले गए और आवश्यक कार्यों के लिए वो पैसा बचा ही नहीं। इसलिए दोस्तों ध्यान देना होता है कि परिवार के आवश्यक कार्य कौन से हैं और परिवार के अनावश्यक कार्य कौन से हैं, उन पर ध्यान देकर परिवार का प्रत्येक सदस्य उनका निर्वहन करता है, उनका पालन करता है। तो दोस्तों उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इसी चैप्टर से इसके जस्ट बाद देखेंगे कि मित्र क्या होते हैं, मित्रों पर अपन को बात करनी है, संबंधी क्या होते हैं, रिश्तेदार क्या होते हैं, इसके बाद खेल कूद की भावना भी इसी में अपन को देखना है। इसके बाद दोस्तों परिवार से एक और फैक्ट छूटा जा रहा है और वो है मीताक्षरा का नियम। मीताक्षरा का नियम जो बताता है कि परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक लोगों का हिस्सा है या प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा है। तो मीताक्षरा का नियम भी पढ़ेंगे, उसको देखेंगे जस्ट इसके बाद वीडियो में। तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों यदि आपको ये समझ में आया है, यदि आपको ये पसंद आया है और आपकी हेल्प कर रहा है ईबीएस की पढ़ाई में, तो हमारे जीएस प्रयाग एकेडमी के चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये पहुंच सके। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।